नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर बवाल जो कर्नाटक से शुरू हुआ, इसका असर कई शहरों में इस समय दिख रहा है। हम चाहे बात करें कोलकाता की या हैदराबाद की, छात्राएं कुछ विरोध प्रदर्शन में उतर आई हैं और ये छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार पर पाबंदी का विरोध कर रही हैं। हम इसकी अलग अलग तस्वीरें आपको देश के अलग अलग राज्यों से दिखाएंगे जहां महिलाएं हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। ये तीन तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरह से कहें तो आज जो कल कर्नाटक से ये अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारों से जो उन्माद हुआ, उसका असर आप देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चेन्नई की, जहां तिरंगे का हिजाब एक तरह से कहें तो तीन रंगों में, केसरिया भी, सफेद भी और हरा भी, महिलाएं विरोध में उतर कर आई हैं। तो हम आपको यह शहर शहर जंगे हिजाब इस समय दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान है, लेकिन देश भर में ड्रेस कोड को लेकर एक तरह से घमासान है। एक विवाद जो दक्षिण भारत के कर्नाटक में सुलगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उसकी आंच आई। उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में उतरे कई बड़े दिग्गज अब इस ड्रेस कोड विवाद की आड़ में एक दूसरे पर धुआंधार प्रहार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर यह अनायास हुआ या ये प्रयोग है, किसी रणनीति के तहत किया गया संयोग नहीं, प्रयोग है ये। एक छात्रा और उसके इर्द गिर्द छात्रों का ये हुजूम, संवेदनशीलता को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें, क्या ये महज इत्तेफाक हैं? पहनावे पर यह घमासान, हिजाब बनाम भगवा की ये लड़ाई, क्या ये महज इत्तेफाक है? यूपी में मतदान से ठीक पहले इस वीडियो का वायरल हो जाना और मजहब के नाम पर एक और मोर्चा खुल जाना, क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि दक्षिण भारत में धधके एक विवाद के शोले अब यूपी चुनाव में अंगारे बनते दिख रहे हैं? ओवैसी जैसे नेता क्या यूं ही हिजाब बनाम भगवा के मुकाबले में कूद पड़े हैं? मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूं। आपको मालूम तवक्कल कारमन कौन थी? यमन की एक लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, हिजाब में है। अरे अब बताइए ना, नोबेल प्राइज देने वालों को एतराज नहीं है। और मास्क पहनने का मकसद ये है कि कोविड ना लगे, और निकाब पहनने का मकसद ये है कि कुरान में कहा गया कि औरत ये करे और मर्द अगर किसी गैर महरम औरत देखे नजरें झुका ले। आखिर क्यों यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है? आखिर क्यों पहनावे पर विवाद से सियासत आबाद करने की कोशिश हो रही है? क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है? ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। कर्नाटक से आया ये वीडियो किसी बारूद से कम नहीं। ये वीडियो है तो कर्नाटक का, लेकिन इसका असर आप यूपी चुनाव में साफ साफ महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो के चुनावी असर की बानगी आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर ये वीडियो देखिए जो मांड्या के एक कॉलेज का है।
कर्नाटक में ड्रेस कोड का विवाद का सिलसिला 1 महीने से चल रहा है। ये वीडियो उस विवाद की सबसे बड़ी कड़ी है। हिजाब पहनी इस छात्रा का विरोध किया जा रहा है। हिजाब के विरोध में भगवा को आगे किया जा रहा है। अल्लाह अकबर का जय श्री राम से जवाब दिया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही यूपी की चुनावी राजनीति पूरी तरह धधक उठती है। ओवैसी की जुबान बुलंद हो जाती है। दूसरी तरफ से भी हमले शुरू हो जाते हैं। चॉइस है, अच्छा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है किसी को, चॉइस है। अब फंडामेंटल राइट में चॉइस आ चुका है। 377 हमने हटा दिया। भाई कोई शराब पीता है, अब मैं क्या वो भी शराब पीऊं, नहीं पी दूंगा मैं, ठीक है पीजिए आप, आपके मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और जब हमको इख्तियार है तो क्यों ना करें। ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा हूं ना कि आप बरमुडा शॉर्ट्स पहनकर मत पी। अब वो जिन्ना की बात करते हैं, चिलमबाज की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, तो वह दंगा करवाना चाहते हैं। और पिछले सपा सरकार में सप्ताह में 4 दंगे होते थे और कष्टदायक महिलाएं होती थी, कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ योगी सरकार में। और मुसलमान बेटियां और हिंदू बेटियां दोनों अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, वो क्यों दंगा करेंगे। 1 महीने से यूपी की चुनावी भट्टी में खूब अंगारे भड़के हैं। जिन्ना का जिन निकला, दंगे पर दंगल हुआ, धर्म पर धुआंधार हुआ। अब जबकि कल यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है, तो सियासी धुरंधरों को एक नया हथियार हाथ लगा है, जिसमें पश्चिमी यूपी में मतदाताओं को मजहब के नाम पर गोलबंद करने का पूरा मादा है। इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये वीडियो महज एक इत्तेफाक है। मांड्या से नागार्जुन, बेंगलुरु से नोलन पिंटो और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। आपने मांड्या की तस्वीरें देखी, अल्लाह अकबर और जय श्री राम सुना। अब हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता में किस तरह विरोध हो रहा है, इसकी बानगी देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कर्नाटका में हिजाब रो को लेके जो कर्नाटका में चल रहा है, उसके बाद देश भर के बहुत सारे जगहों पे और हम कह सकते हैं कि कोलकाता में उसको लेके फिलहाल प्रोटेस्ट हो रहा है। आलिया विश्वविद्यालय, आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रास्ते पे निकले हैं। उनका दावा है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है और ये राइट उनको चाहिए। हिजाब इज आवर फंडामेंटल राइट। यही आलिया विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स लड़कियां, वो हिजाब पहन के रास्ते पे उतरी हैं और वो कह रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार दिया जाए, राइट है उनका। और कर्नाटका में जो हो रहा है उसी को लेके ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पर कोलकाता में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं लड़कियां शांतिपूर्वक। एक बार खाली बात करेंगे, एक सवाल करेंगे आपसे, बेसिक डिमांड क्या है? हिजाबेर अधिकार, हिजाबेर अधिकार, हिजाब पहनने की आजादी हम लोग को चाहिए। जैसे हर कोई हिजाब पहनने से रोक रहा है, हिजाब पहनने पर इतना जो विवाद हो रहा है, हम लोग को वही चाहिए कि हम लोग को चाहते हैं, हम लोग को आजादी होनी चाहिए। जैसे हर किसी को हर चीज करने की आजादी है, वैसे हमें भी अपना हिजाब पहनने की आजादी होनी चाहिए। वैसे सभी को हर चीज करने की आजादी होनी चाहिए। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये आजादी भी होनी चाहिए। ऐसा ही दावा इन छात्राओं का है और उसी को लेकर ये लोग कोलकाता के सड़कों पे उतरे हैं और ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक ये लोग पार्क सर्कस यानी कि इनके यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द आज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। अच्छा, अफगानिस्तान हो या ईरान हो, महिलाएं वहां हिजाब उतार फेंकने का, हिजाब हटाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा लगातार करती आई भी है। हिजाब मामले पर AIMIM के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर ही अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि लड़कियों ने पहली बार तो नहीं पहना था हिजाब, तो आखिर अचानक रोकने का निर्णय क्यों किया गया, सुनिए। हिजाब पर आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक स्कूल, एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये कानून कब बनाया?
नोटिफिकेशन आपने परसों जारी किया ना, 3 दिन, उसमें क्या कहा आपने कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूं कि वो जाकर पुट्टू स्वामी जजमेंट पढ़ ले। पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्या पहनना क्या खाना। दूसरा हम कर्नाटक सरकार से कहते हैं, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तीसरा हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे 3-4 जजमेंट्स हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि भाई अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई, और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हो उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मजाहरा। अब एक 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हैं वैसी साहब कहते हैं, अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ। तो मैंने अपनी तकरीर में, अब यही आप प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कि क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको खामी नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए आप? मुसलमानों को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और उदाहरण के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी मुस्कान की बात कर रहे हैं, एक लड़की जो अल्लाह अकबर कहते हुए जा रही है, जब बड़ी संख्या में गेरुआ शॉल या स्कार्फ पहने लड़के आकर उसको घेर लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। की बात नहीं है इसमें, ये बात समझिए इसका, ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी सरकार। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग, मुजफ्फरनगर तो फलाना तो फलाना, तो क्या? कर्नाटक में हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज तक से खास बातचीत में फौजिया राणा ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं जानबूझकर। सुनिए। कर्नाटक में काफी विवाद हुआ और वीडियो आया सामने, आपका क्या कहना है? देखिए, हिजाब के नाम पर जो ये एक आतंक फैला दिया गया है, तो एक्चुअली हिजाब को आप स्कार्फ भी कह सकते हैं, उसको घूंघट भी कह सकते हैं। क्रिश्चियंस इसको हिजाब स्कार्फ कहते हैं, हम इसको हिजाब कहते हैं, और हिंदूज जो हैं वो उसको घूंघट कहते हैं। तो ये जो इस मुद्दे को लेकर जो एक तरह का अराजकता फैल रही है, अब तो काफी जगह इस मसले को उजागर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक विशेष वर्ग पर ही राजनीति होती है, और जब जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो इस तरह के मुद्दे ज्यादा उठते हैं। वरना हम क्या पहनते हैं, हम क्या ओढ़ते हैं, इसकी इजाजत हमें संविधान ने दी है, खाने से, पीने से, पहनने से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं मानती?
संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये तो महिलाएं खुद तय करेंगी कि उन्होंने क्या पहनना है। क्या पहनने के लिए भी हमें दूसरे से अनुमति लेनी होगी कि मैं ये पहनूं या ना पहनूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई बड़े लोग सामने जो आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात की हो रही है कि ये एक मुद्दा नहीं है। क्या इनको प्रॉब्लम माइनॉरिटीज से है? उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में सारे बड़े सियासी दल चुनावी सौगातों के हथियार को लेकर मैदान में उतर गए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा था। 2 हिस्से पहले जारी किए जा चुके हैं। आज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी समेत कई बड़े ऐलान किए। दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के वोटर को चुनावी सौगातों की झलकियां दिखानी शुरू की थी, जो 3 किश्तों में आज पूरी हो गई। लखनऊ में प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद घोषणा पत्र की तीसरी और आखिरी किश्त लेकर जनता के सामने आए, जिसे उन्नति विधान का नाम दिया गया। युवाओं और महिलाओं की बात कांग्रेस पहले कर चुकी थी, लिहाजा इस बार ज्यादा जोर किसानों पर रहा। कांग्रेस का वादा है कि उसकी सरकार बनी तो गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। किसानों का पूरा कर्ज 10 दिनों के अंदर माफ किया जाएगा। आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान पर 3000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी में गोधन योजना लागू की जाएगी। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए कांग्रेस ने अलग से घोषणा पत्र जारी किए थे। इन्हें भर्ती विधान और शक्ति विधान का नाम दिया गया है। 8 दिसंबर को जारी शक्ति विधान में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और अन्य सुविधाओं का ऐलान था, तो 21 जनवरी को जारी भर्ती विधान में युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियों का वादा था। जिसको कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी, उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। कांग्रेस का दावा है कि उसका घोषणा पत्र घर घर जाकर लोगों की राय के आधार पर तैयार किया गया है। इसीलिए इसमें बीते 2 सालों में हुई लोगों की परेशानियों का खास ख्याल रखा गया है। मसलन कोरोना से प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। अस्थायी शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे खत्म किए जाएंगे और चौकीदारों का वेतन बढ़ाकर 5,000 रुपए महीने किया जाएगा। जो मुख्य बिंदु है ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के ठीक पहले तीनों प्रमुख पार्टियां अपने सौगातों का पिटारा लेकर वोटर के दरवाजे पर खड़ी हैं। अब ये वोटर पर है कि उसे किसकी सौगात ज्यादा लुभावनी लगती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपने समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखी। कल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी हुए थे। किसानों और महिलाओं समेत कई मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे से एक तरह से होड़ दिखाई। मसलन समाजवादी पार्टी 15 दिनों में गन्ने के भुगतान का वादा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा 14 दिनों में ही मुकर्रर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अपने वादों की तीसरी किश्त लेकर आई तो बीजेपी और एसपी ने एक दिन पहले ही वादों की झड़ी लगा दी, वो भी एक मुश्त। किसान, महिला सशक्तिकरण और रोजगार,
दोनों पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में इन्हीं तीनों मुद्दों पर ज्यादा जोर रहा। बीजेपी का वादा है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा। समाजवादी पार्टी भुगतान 15 दिनों में करने को तैयार है। बीजेपी सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगी तो अखिलेश 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बीजेपी गेहूं चावल की खरीद एमएसपी पर करने पर जोर दे रही है तो अखिलेश कह रहे हैं कि सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। बीजेपी 5 साल में 5 लाख रोजगार या स्वरोजगार देने की बात कह रही है तो अखिलेश 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा लेकर आए हैं। बीजेपी 1 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख तक कर्ज लेकर तैयार है तो अखिलेश महिलाओं को 33% आरक्षण का पोस्टर लहरा रहे हैं। बीजेपी ने कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का वादा किया है तो अखिलेश कह रहे हैं कि कन्या विद्याधन योजना फिर से शुरू की जाएगी। गरीब बेटियों की शादी के लिए बीजेपी 1 लाख रुपए देने की बात कह रही है तो अखिलेश का वादा है कि केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई मुफ्त होगी। छात्रों के लिए बीजेपी के पास 2 करोड़ टैब और लैपटॉप का सौगात है तो अखिलेश 12वीं सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देंगे। प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। बीजेपी ने गुंडों, माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को भी मैनिफेस्टो में जगह दी है। इसके अलावा लव जिहाद पर कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान करने की भी बात है। देवबंद, मेरठ समेत 6 जिलों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का काम पूरा करने का भी वादा है। सशक्त नारी सशक्त प्रदेश यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं, जहां दूसरी पार्टियां कई ऐसी हैं जो महिलाओं की बात तो करती हैं लेकिन वहां से महिलाएं छोड़कर लगातार जा रही। कोई पोस्टर पर थी तो कोई परिवार का हिस्सा थी लेकिन वो छोड़कर चली गई। पोस्टर वाले भी छोड़ गए, परिवार वाले भी छोड़ गए, क्योंकि वो भी सुरक्षित महसूस करती हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एक दूसरे के घोषणा पत्र को नेता झूठ का पुलिंदा साबित करने पे तुले हैं। संकल्प पत्र देखा नहीं, लेकिन जब पुराने संकल्प भी पूरे नहीं कर पाई तो अब नए झूठे वादों को लेकर कौन मानेगा उनकी बात। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलेगी। आज फिर से लाए हैं झूठ का पुलिंदा संकल्प पत्र के रूप में और समृद्ध कृषि की बात कर रहे हैं, जबकि किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ ये कौन नहीं जानता है। प्रदेश में गाड़ियां चढ़ाई गई किसानों के ऊपर और सरकार हत्यारे केंद्रीय मंत्री को बचाती रही। सशक्त नारी की बात करते हैं, समझ नहीं आता किस मुंह से सशक्त नारी की बात करते हैं। आधी रात में मिट्टी का तेल डालकर बेटी की लाश को जलवा दिया। सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए और बात करते सशक्त नारी की। बीजेपी को किसान आंदोलन मुद्दे पर इस चुनाव में सबसे ज्यादा मुश्किल है तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में उसी किसान आंदोलन को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश दिख रही है। अखिलेश का वादा है कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दस्तावेज जारी करेंगे। इसमें राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, गरीब परिवारों को 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इसके अलावा 4 धाम सर्किट के ढांचे में विस्तार का भी वादा घोषणा पत्र में शामिल है। राज्य के सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में राज्य में 3 एलपीजी सिलेंडर हम
निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएंगे। हम उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रहने वाली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपये का मातृत्व अनुदान देंगे। सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन को क्रमबद्ध तरीके से 1200 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये करेंगे, जो सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होगा। सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा लिए गए 1 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करेंगे। लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे और कठोर बनाएंगे तथा दोषियों के लिए 10 साल के कठोर कारावास का भी प्रावधान करेंगे।